नमस्कार, मैं अनुराग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी पद नहीं छोड़ेंगे। अंदाजा भी यही था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने पहले ही स्पष्ट संकेत दे दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकेत के बाद से ही पार्टी के अंदर और आरएसएस में हलचल थी। इतना तो स्पष्ट हो ही गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में संघ को अपने कदम पीछे खींचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। 2024 में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान से भी इस मामले के संकेत मिले थे, जब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भाजपा को अब आरएसएस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भाजपा अध्यक्ष के इस बयान ने आरएसएस के कान खड़े कर दिए थे। इसके बाद से ही दोनों संगठनों के बीच थोड़े रिश्ते असहज हो गए थे। जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी के 75 वर्ष पूरे कर लेने की तारीख नजदीक आ रही थी और जिस तरह से संघ का रुख दिखाई दे रहा था, उससे साफ था कि बहुत संभव है कि संघ मोदी को पद छोड़ने के लिए और नया नेतृत्व तैयार करने की सलाह या निर्देश दे सकता है। किंतु इसके पहले कि संघ इस मामले को रख पाता और किसी तरह का दबाव बना पाता, उसके पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में आरएसएस को एक तरह का एनजीओ बता दिया। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। किस तरह का एनजीओ है, क्या इसके कार्य हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी क्या भूमिका थी, वो ये बताना भूल गए। लाल किले से आरएसएस की एनजीओ के रूप में जबरदस्त तारीफ करके मोदी जी ने दो तरफा निशाना भी साध लिया। एक तो अब आरएसएस को एनजीओ बताए जाने के बाद अब विपक्षी दल और अन्य संगठन आरएसएस के पीछे इस बात के लिए लग गए हैं कि आरएसएस का किस नियम के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है, और हुआ है तो इसका यूनिक नंबर क्या है और इसकी कमाई के स्रोत क्या हैं, और इसकी सालाना रिपोर्ट कहां जमा होती है, और चंदा किन किन स्रोतों से आता है। कहां है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? दिखाइए। एनजीओ का तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, दिखाइए कहां है खाते उनके, दिखाइए। भगवान इस समाज और इस देश को ऐसे एनजीओ से बचाए। प्रधानमंत्री का यह तीर ठीक निशाने पर भी लगा। हालत यह है कि अब सारे विपक्षी दल आरएसएस के पीछे इस बात के लिए पड़ गए हैं। वहीं अब किसी भी तरफ से कोई दबाव प्रधानमंत्री मोदी को पद छोड़ने के लिए आएगा, इसकी संभावना भी अब कम से कम समाप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में एनजीओ बताए जाने और जमकर तारीफ करने के एक माह बाद भी आरएसएस की तरफ से ना तो प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत किया गया है और ना ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी गई है। इससे यह तय नहीं किया जा सकता है कि आरएसएस प्रधानमंत्री मोदी के बयान से खुश है या नाराज है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आरएसएस के 100 सालों के इतिहास का तो जिक्र कर दिया, किंतु आरएसएस की एक भी उपलब्धि को वे मंच से गिना नहीं पाई। भाजपा में जब 75 साल के फार्मूले को तैयार किया गया था और इसका प्रचार कर संगठन को पारदर्शी बताने की जो तैयारी की गई थी, उस समय तक प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का यकीन था कि संगठन और सत्ता में ऐसा कोई नहीं है जो उनको चुनौती दे सके
और यह सही भी था। भाजपा में आज भी मोदी को चुनौती देने कोई नेतृत्व तैयार नहीं हो सका है। भाजपा में अंदर ही अंदर जरूर 75 साल के फार्मूले को लेकर चर्चा चलती रही है, लेकिन इस मामले को उस समय ज्यादा हवा मिली जब जमानत पर जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले यह प्रचार करना शुरू कर दिया था कि सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उन्हें पार्टी के नियम अनुसार पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो वोट जनता 2024 में प्रधानमंत्री के चुनाव में देगी वह मोदी को नहीं बल्कि अमित शाह को देगी। इसके बाद से ही इस मामले की चर्चा मीडिया में भी जोर पकड़ने लगी थी। क्या 2025 में जब सितंबर माह में प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होंगे तो क्या वे पद छोड़ देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र पूरे करने के बाद भी पद नहीं छोड़ेंगे। यह बात उनकी राजनीति को नजदीकी से जानने वाले पत्रकार और नेता अच्छे से जानते थे। आरएसएस को उन्होंने इस मामले में स्पष्ट संकेत दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद भी पद छोड़ेंगे, यह बात मोदी की राजनीति को और उनके गुजरात के समय से उनको फॉलो कर रहे पत्रकार अच्छे से जानते थे। आरएसएस को उन्होंने पहले ही स्पष्ट संकेत दे दिया था। भले प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में अब तक कुछ भी साफ साफ नहीं कहा हो और न ही अमित शाह ने, लेकिन इसके बावजूद यह साफ हो गया है कि संघ पर मोदी भारी पड़े हैं और इसके चलते ही अब आरएसएस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। मोदी की तरह ही अब खुद आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे भी ना तो अपना पद छोड़ेंगे और न किसी हालत में रिटायरमेंट लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई अहम सवालों का जवाब दिया था। इस दौरान उनसे 75 साल में रिटायरमेंट को लेकर भी सवाल किया गया था। इस पर भागवत ने कहा कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा है कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। जब मोहन भागवत से पूछा गया था कि भारतीय नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए या पद छोड़ देना चाहिए, जबकि भागवत ने कुछ समय पहले ही कहा था कि जब 75 साल के आप हो जाते हैं और कोई आपको साल उड़ाता है तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए। बाद में संघ प्रमुख ने इस पर भी मजाकिया लहजा अपना लिया। कहा था कि मोरोपंत जी बहुत मजाकिया व्यक्ति थे, उनकी बात सुनकर लोग कुर्सी से उछल पड़ते थे। जब वह 75 साल के हो गए तो हमारे कार्यक्रम में आए थे, तब उन्हें साल उड़ाया गया था। इस पर उन्होंने कहा था कि आपको लग रहा होगा कि आप साल उड़ाकर मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साल उड़ाने का मतलब है अब आपकी उम्र हो गई है और आपको शांति से कुर्सी पर बैठकर देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को 75 वर्ष की उम्र पूरी होने पर रिटायर करने की बात नहीं कही है, ना मैं रिटायर हो रहा हूं, ना किसी को रिटायर होने के लिए कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो कयास पिछले कुछ समय से लगाए जा रहे थे, एक ही झटके में मोहन भागवत ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। भागवत ने कहा संघ और भारतीय जनता पार्टी में 75 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाने का कोई नियम नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। वर्तमान में यह नियम अप्रासंगिक हो गया है। मोहन भागवत ने कहा कि वे 80 साल की उम्र तक सक्रिय रहेंगे और शाखा लगाते रहेंगे। भाजपा ने जब यह नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र में ही पार्टी नेताओं को आराम देंगे और इसी कड़ी में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जैसे कई नेताओं को राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया गया था। आरएसएस ने इस कदम का स्वागत किया था, लेकिन अब जब 75 साल होने के बाद खुद मोदी पद नहीं छोड़ रहे हैं, ना ही उनसे पार्टी संगठन और ना ही आरएसएस उन पर पद छोड़ने के लिए दबाव बना पा रहा है, अब पार्टी में यह जरूर अंदर खाने में बात चलने लगी है कि क्या सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलने के लिए ही उक्त नियम को बनाया गया था। ऐसी स्थिति में संघ भी सीधे टकराहट की मुद्रा में आएगा, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। 75 साल वाला जो ब्रह्मास्त्र संघ प्रमुख ने चलाया था वह निष्फल होकर संघ प्रमुख के पास वापस लौट आया है। आगे की राजनीति कैसी होगी अभी फिलहाल कहना ये मुश्किल है।
सत्ता और संगठन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पूरा वर्चस्व बना हुआ है। संवैधानिक संस्थाएं हो, प्रशासकीय व्यवस्था हो या संगठन हो, बिना मोदी शाह के पत्ता भी नहीं खड़कता है। सत्ता में दोनों की इतनी जबरदस्त पकड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रुख से स्पष्ट हो गया है कि उनकी इच्छा के विपरीत उनसे कोई काम नहीं कराया जा सकता है। वह जो चाहते हैं उसको करके रहते हैं। उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, जो भी जोखिम उठाना पड़े, उसके लिए वह हमेशा तैयार रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके रुख से हैरान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 100 वर्ष पूरे होने पर बड़ा समारोह देश भर में मनाया जा रहा है। आरएसएस अपने आप को हमेशा से वैचारिक और सांस्कृतिक संगठन बताता रहा है। वह सीधे किसी काम की जिम्मेदारी भी नहीं लेता है। जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए हैं, उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए संघ वैचारिक दृष्टि से अनुवांशिक संगठनों के माध्यम से सारे क्रियाकलाप करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को ना तो राजनीतिक संगठन भाजपा से जोड़कर रखता है और ना ही अनुवांशिक संगठनों से अपने आप को जोड़कर रखना चाहता है। यह सत्य है कि बिना आरएसएस के ना तो भाजपा का कोई वजूद है, ना ही अनुवांशिक संगठनों का कोई वजूद है। इन सब का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, कोई भी अनुवांशिक संगठन संघ के अधीन नहीं है, सारे अनुवांशिक संगठन स्वतंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी सहित संघ के सभी अनुवांशिक संघ से सलाह जरूर लेते हैं, करते वही हैं जो वह करना चाहते हैं। उनकी कार्यप्रणाली में संघ का कोई दबाव नहीं होता है, ना ही अनुवांशिक संगठन संघ के अधीन है। यह कहते हुए आरएसएस ने अनुवांशिक संगठनों की कार्यप्रणाली से अपने आप को एक तरह से अलग बताने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन काम वह सारे वही करता रहा है जिससे भाजपा को चुनाव में फायदा पहुंचे। आखिर यह किस तरह का एनजीओ है कि जो सिर्फ चुनाव के समय भाजपा को जिताने के लिए सक्रिय होता है और उसके पक्ष में हवा बनाता है। जब किसी भी राज्य में विधानसभा के चुनाव होना होते हैं तो उसके करीब 2-3 महीने पहले से आपको मीडिया चैनलों और विभिन्न वेबसाइट पर यह खबर जरूर देखने पढ़ने को मिलती है। इसके शीर्षक ऐसे होते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत में आरएसएस ने इन 4 तरीकों से की महाराष्ट्र में बीजेपी की मदद। बीजेपी को जिताने आरएसएस ने बिहार में भेजे 10,000 स्वयंसेवक। हरियाणा की तरह रूठे वोटर को मनाएंगे, हर गांव में 10 लोगों की टीम। बीजेपी को नंबर 1 बनाने के लिए आरएसएस का 3S फार्मूला। दिल्ली के बाद संघ बिहार में एक्टिव। विधानसभा चुनाव में दिल्ली हरियाणा से अलग होगी रणनीति। दिल्ली त्रिदेव तो बिहार में त्रिशूल। आरएसएस ने सेट कर दिया 2025 का प्लान। असली खेला तो अब होगा ग्राउंड पर। आरएसएस का बिहार बंगाल चुनाव के लिए फार्मूला त्रिशूल। लालू ममता के लिए रचा चुनावी चक्रव्यूह का त्रिकोण। महाराष्ट्र में भाजपा के लिए आरएसएस ने कैसे पूरी ताकत झोंक दी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आरएसएस ने बनाया मास्टर प्लान। महाराष्ट्र चुनाव में हरियाणा वाली रणनीति अपनाएगा, एक व्यक्ति 2 घर। आरएसएस ने कैसे की महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा जीत की प्लानिंग। महाराष्ट्र में बीजेपी को जीतने के लिए आरएसएस ने बनाया 1, 2, 3 का फार्मूला, सीट से लेकर बूथ सेटिंग तक का प्लान। आपने कभी सुना हो इस तरह की खबरों का भाजपा या आरएसएस ने खुलकर विरोध किया हो, खंडन किया हो या किसी तरह का पक्ष अपना मीडिया में रखा हो? इससे साफ है कि यह सब कुछ अंदर खाने में सहमति से ही चलता है। देश का यह अकेला एनजीओ है जिसके मुखिया को उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। क्या देश में है कोई ऐसा एनजीओ जिसे आप जानते हो जिसके प्रमुख को इस तरह की सुरक्षा मिलती हो या उसे किसी तरह का सरकार का संरक्षण मिलता हो? देश में जो कुछ भी अच्छे एनजीओ काम कर रहे हैं और जनता की आवाज को उठा रहे हैं, वह अपने और अपने कार्यकर्ताओं के खर्चे की दम पर वो ये सब कर रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने इस बार नेताओं को लेकर कहा कि जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। नितिन गडकरी ने नागपुर में अखिल भारतीय महानुभाव परिषद के कार्यक्रम में ये बात कही थी। निशाना किस पर था यह सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से किसी को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बातें करना आसान है, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे इसका एहसास है क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं वहां पूरे मन से सच बोलना मना है। जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता
हो सकता है। देश में इस समय सत्ता के सारे समीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास है। प्रधानमंत्री मोदी ने 75 साल की उम्र पूरे करने पर पद न छोड़ने से कई भाजपा के नेताओं के सपनों पर पानी फेरने का काम किया है। अब पार्टी में मोदी के इस कदम के बाद कोई विद्रोह होगा, कोई सहमति या असहमति का और कोई नया दौर आएगा, इसकी संभावना हाल फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं अनुराग।